Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. Use playback speed 1.5 और 2 for better audio experience. चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है ICR के बारे में। अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट है और ICR के बारे में नहीं जानते हैं सो बड़ी दुख की बात है। सो इसके बारे में डिटेल में आपको जानना चाहिए। जैसे कि ICR जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर। ओके, सो याद रखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसका नाम जो ICR का नाम, ये तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अभी हुआ, मतलब हमारा जो इंडिपेंडेंस डे के बाद, मतलब 1947 के बाद इसका नाम हुआ। पर पहले तो ये नहीं था, पहले था इंपेरिकल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ओके, जो कि 16 जुलाई 1929 को एस्टेब्लिश हुआ था। और ये जो एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ था उसी एक्ट का नाम आप याद रखेंगे, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। देखिए यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें लिखा गया है, पर जो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, मैं वही चीज़ आपको बताते चलूँगा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, पर इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में नहीं था, इसका हेडक्वार्टर था बिहार में, पूसा। पर अभी क्या हुआ ना, उसका हेडक्वार्टर चेंज होकर नया न्यू दिल्ली में हुआ है। ओके, तो फिर जानते हैं 101 101 ICR इंस्टीट्यूट इंडिया में है। उसके साथ ही साथ 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। नेक्स्ट, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट और रिसर्च स्टेशन और उसका डेट कब इस्टेब्लिश हुआ था। जैसे कि IVRI बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1889 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसको याद रखने में थोड़ा सा आसानी होगी अगर आप देखेंगे इसका न्यूमेरिकल पैटर्न देखेंगे। 1889 889 IVRI पुणे महाराष्ट्र में। देन इंपेरिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मैंने आपको बोला ये बिहार में था पहले, उसका नाम इंपेरिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, पर चेंज होकर 1929 में देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया। जो AICRP प्रोजेक्ट, ये तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कब शुरू हुआ था और किस क्रॉप में शुरू हुआ था? शुरू हुआ था 1957 में, मतलब आज़ादी के 10 साल बाद 1947 में आज़ादी हुई थी। और शुरू हुआ था मेज़ में। जो पहले हमारा जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो क्या है, वो है पंतनगर। ओके, पंतनगर याद रखेंगे, पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1960 में शुरू हुआ था। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसको देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR जो है उनको हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन का भी चेयरमैन मानते हैं। ओके, ये याद रखेंगे। दो सेम चीज़ें, त्रिलोचन महापात्र जो अभी के हैं उनका नाम भी याद रखना पड़ेगा। और कृषि विज्ञान केंद्र KV के पहले शुरू हुआ था पौंडीचेरी में। देखिए, मेरे को पता है आपको थोड़ा थोड़ा बोर लगता होगा ये चीज़, पर इसमें सवाल आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बताते चलता हूँ। ओके, नेशनल सीड प्रोजेक्ट, देखिए सीड के बारे में बहुत ही बार IPS AFO में JRF में पूछा जाता है। ओके, मतलब डिफरेंट सीड के बारे में, सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल सीड प्रोजेक्ट। ओके, ये सारी चीज़, ये चीज़ याद रखेंगे। लैब टू लैंड प्रोग्राम, ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1979 में शुरू हुआ था। कुसुम स्कीम के बारे में जानेंगे। ओके, कुसुम स्कीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में है। सो देखिए, कुसुम स्कीम का पहले तो फुल फॉर्म जानिए, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ओके, तो और क्या सवाल आ सकता है, ये स्कीम किसके अंडर में होता है? सो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मतलब एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, तो जरूर ये लिंक होगा सोलार सेल से। ओके, मतलब सोलार पावर प्लांट से, सोलार एनर्जी से ये रिलेटेड होगा। और सोलार एनर्जी, सोलार पावर प्लांट, ये सारे फार्मर को कैसे बेनिफिट करेंगे? आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाए और सोचिए कैसे बेनिफिट करेगा फार्मर को। पहले तो
जिस फार्मर के पास जो सोलर ग्रिड अवेलेबल नहीं है, सोलर पावर प्लांट अवेलेबल नहीं है, उनको ये कुसुम स्कीम की तरह मतलब इसके अंडर में हम प्रोवाइड करेंगे, ग्रिड कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। कैपेसिटी जिसका होगा 2 मेगावाट, देखिए अप टू 2 मेगावाट। रूरल एरियाज की बात करें, ओबियसली फार्मर तो ज़्यादा ही रूरल एरियाज में आपको मिलेंगे। उसके बाद ये जो सोलर हम ग्रिड लगाएंगे, उसकी मदद से फार्मर अपना पंप, जो एग्रीकल्चर पंप से, उसे आसानी से यूज कर सकेगा। तो फिर क्या होगा, हमारे जो ऑलरेडी एनर्जी है, जो ख़त्म हो जाता है एनर्जी हमारा, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ओके, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, उसका कंजर्व हो पाएगा और रिन्यूएबल एनर्जी का प्रचार प्रसार हो पाएगा। ओके, तो याद रखेंगे 3 चीज़ें, कुसुम का फुल फॉर्म, अप टू 2 मेगावाट, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, ओके, कुसुम स्कीम। उसके बाद देखिए फार्मर की कैटेगराइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे मैं जो बोल रहा हूँ ये करंट अफेयर तो नहीं है, ये मतलब डाटा है, ये तो हर वक्त सेम ही रहेगा। ओके, आप बोल सकते हैं स्टैटिक जीके, ऐसे आप करके बोल सकते हैं। तो मार्जिनल फार्मर हम किसे बोलेंगे, अगर जो लैंड है वो लेस देन 1 हेक्टर होगा। जो एग्रीकल्चर लैंड अगर कोई भी फार्मर के पास लेस देन 1 हेक्टर है, वो मार्जिनल, बहुत ही छोटे फार्मर। स्मॉल फार्मर अगर 1 to 2 हेक्टर के बीच में होगा। ओके, सेमी मीडियम 2 to 4 हेक्टर, ये हेक्टर में है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये हेक्टर में है। ओके, 1 हेक्टर इक्वल टू 2.5 एकड़। ओके, एकड़ में अगर ऑप्शन में देगा तो आप कन्वर्ट करके इस फॉर्मेट में डाल सकते हैं। मीडियम 4 to 10 हेक्टर, लार्ज 10 हेक्टर एंड एबव। ओके, ऐसे हम क्लासिफाई किए हैं किसको, कैटेगराइजेशन ऑफ फार्मर को अकॉर्डिंग टू साइज क्लासेस, मतलब एग्रीकल्चर लैंड साइज क्लासेस। उसके बाद हम जानते हैं जो फार्मर की इनकम डबल होने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने एम रखा है, कब तक, 2022, मतलब 2022 में हमारे किसानों के इनकम डबल हो जाएगा। ये एक टारगेट दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। और कुछ इम्पोर्टेंट एब्रिविएशन आपको याद रखना ही पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। देखिए आप इसे सिर्फ एब्रिविएशन को याद रखिए, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सब्सिक्वेंट वीडियो आता ही रहेगा। सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, रेनफेड, ये सारे के सारे स्कीम है। ओके, चलाया जा रहा है इंडिया में टू डेवलप फार्मर का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसको डेवलप करने के लिए, इनकम को डबल करने के लिए ये सारे चीज़ चलाया जा रहा है। ओके, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, ई नाम। अभी तो ई नाम पोर्टल बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल मिशन ऑफ ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, ओके, MIDH, RKVY की तरह, मतलब इसके अंडर में बहुत सारे स्कीम चलाया जा रहा है। ये RKVY एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम मतलब एक बड़े से स्कीम के अंडर में बहुत सारे छोटे छोटे स्कीम चलाया जा रहा है। ओके, नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, ओके, ये सारी चीज़, किसान कॉल सेंटर। देखिए जो मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर लैंड बेसिस में हम फार्मर को क्लासिफाई किए हैं, मार्जिनल, देन स्मॉल, देन मीडियम, देन लार्ज फार्मर, ऐसे हम क्लासिफाई किए हैं। तो आप ईच स्टेट में अगर आप देखेंगे एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग, ओके, एग्रीकल्चर लैंड का साइज ऑफ होल्डिंग अगर देखें ईच स्टेट में, आपको सारे के सारे तो याद नहीं रहेगा, मैं जानता हूँ। तो फिर आप क्या याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा वाला लैंड होल्डिंग, मतलब पर कैपिटा अगर देखेंगे एक इंसान के पास ज़्यादा ज़मीन किस स्टेट में पाया जाता है। अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा, तो ओबियसली जिस स्टेट में लैंड ज़्यादा होगा और पॉपुलेशन कम होगा, वही स्टेट होगा ज़्यादा एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग।
सो ये होगा आंसर नागालैंड। आप देख सकते हैं नागालैंड का 5.06 मतलब कितना ज़्यादा, 5 हेक्टर पर पर्सन के पास 5 हेक्टर अराउंड लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है। ओके, सबसे कम कहाँ में होगा? ऑब्वियसली केरला में होगा, क्योंकि केरला में लैंड बहुत ही कम है और पॉपुलेशन भी अच्छा खासा है। तो फिर आप देख सकते हैं केरला में बहुत ही कम होगा, केरला में हुए 0.18। तो 2 याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और चाहें तो आप याद रख सकते हैं, अपने अपने स्टेट का याद रख लीजिए, पर सबसे ज़्यादा है नागालैंड का 5.06 हेक्टर, सबसे कम है केरला का जो कि 0.18 हेक्टर। इतना तो बेसिस बनता है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में और बहुत सारे स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।